हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ले आ रहे हैं आपके लिए पीसीएस के एग्ज़ाम्स में जब हुआ करते थे पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी। अब तो पीसीएस हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, उसमें सी सेट और जनरल स्टडी होता है। बट 2013 से पहले एक सब्जेक्ट का पेपर हुआ करता था ऑप्शनल का, और एक जनरल स्टडी। तो पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर हम 94 का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस पीसीएस का। इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, और ये आपके लिए उपयोगी होगा। पॉलिटिकल साइंस पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम सीयूईटी, पीजीटी के लिए भी उपयोगी होगा, और पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज तो आपको बढ़ेगा ही। तो इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं जिसमें कि 1994 से लेकर 2010 तक के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है। इसकी मान्यता है कि राज्य का विकास हुआ, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्वजन समूह। स्वजन समूह से मतलब होता है परिवार। धर्म की भूमिका रही है, और युद्धों की भी भूमिका रही है, और राजनैतिक चेतना की भी भूमिका रही है। यानी यह सिद्धांत मानता है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, कि हर एक चीज़ सम्मिलित रूप से अपने प्रभाव को दिखाई है, जिसके कारण कि राज्य का विकास हुआ है और क्रमशः निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं कि अचानक से निर्माण हो गया है, जैसा कि समझौतावादी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी बोलती है कि अचानक से निर्माण हो गया, या दैवी सिद्धांत के समर्थक बोलते हैं कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया, राजा का निर्माण ईश्वर ने किया। तो राज्य का विकास हुआ है, ऐसा मानता है ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है। इसका कारण है कल्याणकारी राज्य का उदय। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है कि वो राज्य जो जनता के एजुकेशन, हेल्थ, लिवलीहुड, शेल्टर, इन सब चीज़ों का ध्यान देता है। पहले का जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो कोर फंक्शंस को ही करता था। कोर फंक्शंस का मतलब है कि सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एंड स्टेट को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा देना, आक्रमण से सुरक्षा देना। तो ये पुलिस राज्य की अवधारणा थी ऐसा। मगर आज के समय में ये अवधारणा नहीं है। आज का स्टेट वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। तो पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ चुकी है। और क्वेश्चन नंबर 3 को ले रहे हैं हम। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और ये किसने कहा है। जैसे राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। प्लेटो की पुस्तक का नाम द रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज। और व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा का अधिकार है, ये बोलता है स्पेंसर, व्यक्तिवादी विचारक है। व्यक्ति को अधिक महत्व देता है राज्य की अपेक्षा, तो व्यक्ति को बोलता है कि राज्य की उपेक्षा का अधिकार है। और राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने या ईश्वर ने अपना आवास बनाया है। यहाँ पे शब्द कुछ मिसप्रिंट है, बट यही सेंटेंस है ये। तो इसे कौन बोलता है, तो इसे बोलता है हेगल। हेगल एक आदर्शवादी विचारक है, और राज्य के महत्व को वो ज़्यादा मानता है, व्यक्ति के महत्व को नहीं मानता है। वो मानता है कि राज्य के अंतर्गत ही सब कुछ आता है, उसके अंतर्गत ही सब कुछ आता है।
और लास्ट सेंटेंस है कि जो राज्य का सदस्य नहीं है या सदस्य होने के योग्य नहीं है वह या तो देवता होगा या पशु होगा। तो ये स्टेटमेंट आप जानते हैं अरस्तु का है। अरिस्टोटल का एक और स्टेटमेंट है कि मैन इज ए सोशल एनिमल या पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य सामाजिक और राजनैतिक प्राणी है और वह मनुष्य जिसे समाज की आवश्यकता नहीं वह या तो देवता होगा या पशु होगा। तो इस तरह से जो राज्य का सदस्य नहीं है या जिसे जो सदस्य होने के योग्य नहीं है वह या तो देवता है या पशु है, यह अरस्तु बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना है। आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना है। किन बाधाओं को दूर करना है? आपके व्यक्तित्व के विकास में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना कार्य है राज्य का। और बाधाएं क्या हो सकती हैं? आपका हेल्थ इशू हो सकता है, आपका एजुकेशन में कमी हो सकता है, वो आपके व्यक्तित्व के विकास की बाधक बन जाती हैं। तो इस तरह से राज्य के कार्य को ये माना गया है कि आपके व्यक्तित्व के विकास की जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना राज्य का कार्य है। तो इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट ये क्लियर करता है कि राज्य का कार्य है बाधाओं को दूर करना, वेलफेयर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि यह माना जाता है कि राज्य सभी की भलाई का कार्य करता है। राज्य के कार्यों में वृद्धि क्यों नहीं होगी? जाहिर सी बात है वृद्धि हुई है क्योंकि पहले राज्य जो था वो पुलिस राज्य था। उसका कार्य सिर्फ कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और राज्य का बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना था। मगर आज के डेट में राज्य का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। राज्य का कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट है। राज्य का कॉन्सेप्ट कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जो नागरिकों की भलाई के सभी कार्य करता है। तो इसलिए राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है। और इसके समर्थक ग्रीन भी हैं, लास्की भी हैं इस तरह की बात के कि हाँ राज्य अब कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट, प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है। प्लेटो किस तरह के न्याय की बात करता है? प्लेटो का मानना है कि हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। कुछ लोगों में विवेक प्रधान होता है, कुछ लोगों में साहस प्रधान होता है और कुछ लोग व्यावसायिक गतिविधियों के योग्य होते हैं। वासना नाम देता है उसके लिए। तो प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में। यानी यदि आप में विवेक प्रधान है तो आपको शासक बनना चाहिए। शासक के रूप में आपको अपनी भूमिका निभाने की जगह मिलती है। अगर आप में साहस है तो आप सैनिक के रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। और यदि आप में वासना का प्रधान तत्व पाया जाता है तो आप व्यावसायिक जगत में व्यापार के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो ऐसा प्लेटो का मानना है। न्याय विषयक सिद्धांत में वो इन 3 तत्वों की प्रधानता मानता है और उसका मानना है कि विवेक, साहस और वासना जिसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं उसके अनुरूप उसको अपना कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत स्वरूप। यानी प्लेटो अपने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है और वो ये भी कहता है कि आदर्श राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब या तो शासक दार्शनिक बन जाए या दार्शनिक शासक बन जाए, राजा दार्शनिक बन जाए या दार्शनिक राजा बन जाए। तो आदर्श राज्य का विकृत रूप, आदर्श राज्य अगर बिगड़ेगा, उसकी स्थिति बिगड़ रही है, उसका जो विशेषताएं हैं वो कम हो रही हैं, तो उसका स्वरूप क्या आएगा? वो मानता है कि सम्मान तंत्र। सम्मान तंत्र मतलब वो कुलीन तंत्र के रूप में चेंज होगा। कुछ लोग अपने कुलीन तंत्र के लोग अपने सम्मान के अनुसार कार्य कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक कौन था?
सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक जॉन लॉक। लॉक के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का एक चिंतक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 चिंतक, पहला हॉब्स, दूसरा लॉक और तीसरा रूसो। तो जॉन लॉक जो है ये सीमित सरकार का समर्थन करता है। इसकी पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो सीमित सरकार का ये समर्थन करता है, सरकार को निरंकुश शक्ति देने के ये पक्ष में नहीं है। जबकि हॉब्स अपने लेवियाथन में निरंकुश शक्ति वाली सरकार की कल्पना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है और रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत का तीसरा और अंतिम विचारक है। और प्राकृतिक अवस्था में वो मानता है कि मनुष्य में ऊंच नीच नहीं था, अमीर गरीब नहीं था, आत्मनिर्भर था और संतुष्ट था। प्रकृति के रमणीक आंचल में वो विचरा करता था और कोई भेदभाव कुछ भी नहीं था। रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें इस तरह की कल्पना करता है, प्राकृतिक अवस्था की कल्पना रूसो की इस प्रकार की है। हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है, वह राजा के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है। इनमें से कोई नहीं। आंसर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दरअसल हॉब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया, इसके लिए हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हॉब्स जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है, उस प्राकृतिक अवस्था में वो मानता है कि जब राज्य नहीं था, राजा नहीं था, कोई शासक नहीं था, कोई कानून और व्यवस्था नहीं थी, उस समय व्यक्तियों का जीवन कैसा था? दीनहीन, एकाकी और पशुवत था, भय से भरा हुआ था। हर कोई एक दूसरे का दुश्मन था, ऐसा हॉब्स मानता है। फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने, प्रत्येक व्यक्ति ने इस चीज़ को महसूस किया कि एक शासक की स्थापना की जानी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से इस बात को कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को शासक बनाया जाना चाहिए जो कि कानून और व्यवस्था को कायम कर सके। यहाँ पे हॉब्स ये तर्क देता है कि व्यक्ति ने शासक को क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि व्यक्ति की रक्षा हो सके। तो इस प्रकार से हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा जाता है। ठीक है, उसने शासक को बहुत अधिक अधिकार दिया, मगर शासक को अधिकार क्यों दिया गया? ताकि व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो सके। ऐसे तो व्यक्ति आपस में लड़ करके मर रहा था, कट रहा था। तो हॉब्स ने जो अधिकार दिए राजा को, अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत राजा को अधिकार इसलिए दिया गया कि व्यक्ति की रक्षा करना ही उसका परम कर्तव्य होगा। तो इस तरह से हॉब्स को माना जाता है कि वो व्यक्तिवादी विचारक ही रहा, वो व्यक्तियों को अधिक महत्व देता है। यह अलग बात है कि उसके सिद्धांत में थोड़ा कंट्राडिक्शन भी पाया जाता है कि यदि वो व्यक्तिवादी था तो राजा को इतना ज़्यादा अधिकार क्यों दिया? राजा को अधिकार इसीलिए दिया क्योंकि कानून और व्यवस्था को कायम किया जा सके। हॉब्स कहता है कि समझौते तलवार के बिना कोरे शब्द हैं, अगर शक्ति नहीं होगी तो समझौतों का कोई महत्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया? रूसो। रूसो इस मामले में कला और विज्ञान का विरोधी था। उसने कहा है कि सभी मनुष्य समान रूप से जीवन जीते थे, संतुष्ट थे, प्रकृति के रमणीक आंचल में विचरण करते थे। मगर उसने लिखा कि जिस दिन किसी व्यक्ति ने जमीन के टुकड़े को घेरा और घेरने के बाद बोला कि यह मेरा है, उसी दिन से इस समाज में विसंगति, विषमता, असमानता, अमीरी, गरीबी ये शुरू हो गया। तो कला और विज्ञान के विकास पर एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी जिसमें रूसो ने भाग लिया था और उसमें उसने बताया था, इसके विरोध में उसने लिखा था, उसने बताया था कि नहीं, कला और विज्ञान के विकास ने मानव जीवन को उन्नति नहीं दी है बल्कि अवनति की तरफ ढकेला है।
तो ये रूसो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो के राजदर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है समान हित की समान चेतना का। सामान्य इच्छा, दरअसल रूसो के बारे में आपको ये जानना चाहिए, रूसो एक ऐसा विचारक है जिसका प्रयोग लोकतंत्रवादी भी करते हैं और अधिनायकवादी लोग भी करते हैं, यानी डिक्टेटर भी रूसो को अपना आदर्श मान लेता है, लोकतंत्रवादी भी रूसो को अपना आदर्श मान लेते हैं, रूसो के इसी सामान्य इच्छा सिद्धांत के कारण। दरअसल रूसो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो तरह का विचार पाया जाता है। जैसे स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो वो जानता है कि नकल नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी वो नकल करने की तरफ इच्छुक हो सकता है। तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है रूम में, वो उसे रोकता है कि नहीं, आपको नकल नहीं करना है। स्टूडेंट भी जानता है कि नकल करना गलत है, नकल ना करना अच्छा है। तो इस प्रकार से उसकी वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा, ये रूसो इन दो इच्छाओं में भेद करता है। जो सही इच्छा है उसको यथार्थ इच्छा नाम देता है, और रूसो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्तियों की जो सही इच्छाएं हैं, सही इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा कहलाता है। तो ऑप्शन डी बता रहा है समान हित की समान चेतना, सभी का हित जिसमें है उसी की जो समान चेतना है, उसका मिला जुला रूप है, वही सामान्य इच्छा है। रूसो का एक सेंटेंस ये भी है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो क्लासरूम में जब इन्विजिलेटर आपको नकल करने से रोकता है तो आपको इन्विजिलेटर जानता है कि आपकी यथार्थ इच्छा यही है कि नकल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यथार्थ इच्छा की ओर ले जाने का प्रयास इन्विजिलेटर कर रहा होता है, और रूसो इसे कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यदि आप नकल करने की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे, स्वयं को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, मजबूत नहीं कर पाएंगे, फिर आप स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे। प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, ये कथन है हॉब्स का। हॉब्स इस चीज़ को बताता है जहाँ पर कि सामाजिक समझौता करने की तरफ व्यक्ति अग्रसर होता है, प्राकृतिक अवस्था में फंसा हुआ दीनहीन, एकाकी और हिंसा में लिप्त मानव किस प्रकार से उसके अंदर ये सद्बुद्धि आती है कि हमें समझौता करना चाहिए और इस हिंसा से बाहर निकलना चाहिए। वहाँ पे मानता है कि प्राकृतिक विवेक व्यक्ति के अंदर होता है, प्राकृतिक विधि उसके बुद्धि में होती है और उसके द्वारा वो आगे बढ़ता है। प्रकृति की विधि एक उपदेश या सामान्य नियम है जो विवेक के ऊपर आधारित है और जिसके अनुसार मनुष्य जीवन का विनाश करने वाली वस्तुओं का त्याग करता है और जीवन की रक्षा करने वाली वस्तुओं को अपनाता है। ये लेवियाथन का स्टेटमेंट है। लेवियाथन पुस्तक है हॉब्स की और डी सिवे भी। तो इस तरह से प्राकृतिक विधि को मानता है कि प्राकृतिक विधि बुद्धिमत्ता की, विवेक की विधि है, ये हॉब्स का कथन है। और इसी विधि की प्रेरणा से, इसी बुद्धिमत्ता की प्रेरणा से प्राकृतिक अवस्था का हिंसा में लिप्त मानव सामाजिक समझौते की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहते हैं? 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक लॉक को कहा जाता है, जॉन लॉक। टू ट्रीटीज एंड गवर्नमेंट, उस समय इंग्लैंड में लॉक था। और 1618 की क्रांति में हुआ ये था कि राजा की शक्ति को संविधान के अधीन कर दिया गया था, पार्लियामेंट के अधीन कर दिया गया था और राजा की शक्ति पर संविधान का अंकुश लग गया था, यानी राजा की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। इसीलिए लॉक को सीमित सरकार का प्रवक्ता कहा जाता है और इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, ये कथन है जॉन लॉक का। उसका मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में ठीक ठाक सब चीज़ था। रूसो भी ऐसा मानता है, हॉब्स नहीं मानता। हॉब्स तो कहता है कि दीनहीन, एकाकी, हिंसा में लिप्त था मानव उस समय।
मगर लॉक के लिए सब कुछ सही है, रूसों के लिए भी सब कुछ सही है प्राकृतिक अवस्था में, मगर फिर भी प्रॉब्लम आती है और समझौते की तरफ ये लोग बढ़ते हैं। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, किंतु फिर भी वहाँ प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम इस प्रकार आई थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपना न्याय खुद कर रहा था। अपना न्याय खुद करने में कोई शासक वर्ग नहीं था। अपना न्याय खुद करने में, अपने साथ हुए अत्याचार का बदला खुद लेने में समाज में अव्यवस्था फैलने का डर था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाब्स के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है? मनुष्यों ने केवल एक समझौता किया। मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं। संप्रभु निर्बाध शक्ति संपन्न था। समझौता एक पक्षीय था। बिल्कुल सही। मनुष्य ने शासक को नियुक्त नहीं किया। बाकी तीनों सेंटेंस सही हैं, बी गलत है, क्योंकि दरअसल समझौता जब हुआ, लोगों ने एक दूसरे से, उस समझौते में शासक शामिल नहीं था। लोग हिंसा से इतना अधिक परेशान हो गए थे कि प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से कहा कि मैं स्वयं निर्णय करने का सारा अधिकार फला व्यक्ति को सौंप रहा हूँ। वो फला व्यक्ति समझौते में शामिल नहीं है। मैं निर्णय करने का अपना संपूर्ण अधिकार फला व्यक्ति को सौंप रहा हूँ। शर्त ये है कि तुम भी अपना ये अधिकार उस व्यक्ति को सौंप दो। वो व्यक्ति समझौते में शामिल नहीं है। सभी लोग आपस में ये बात करते हैं और उसे सौंप देते हैं अपनी संपूर्ण शक्तियाँ। अब वो शासन चलाएगा। तो जो सी में ऑप्शन में कहा गया है कि संप्रभु निर्बाध शक्ति संपन्न था, यानी जो व्यक्ति समझौते में शामिल ही नहीं है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध भी तो नहीं है। इसीलिए डी में कहा गया है समझौता एक पक्षीय था, यानी दूसरा पक्ष उस समझौते में शामिल नहीं था। बिना शर्त लोगों ने उसको अपनी संपूर्ण शक्ति सौंप दी थी कि अब हम लोग निर्णय नहीं करेंगे, हमारे बारे में निर्णय करने का हम अधिकार आपको दे देते हैं। मनुष्यों ने केवल एक समझौता किया। समझौता एक पक्षीय था। संप्रभु निर्बाध शक्ति संपन्न था। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। लॉक कहता है दो समझौता हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। ग्रीन की प्राथमिकता का दरअसल ग्रीन का एक स्टेटमेंट है, मानव चेतना स्वतंत्रता में निहित है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। सबसे पहला क्या है? चेतना। उसके बाद क्या आना चाहिए? स्वतंत्रता। चेतना के लिए स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता के लिए क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। अधिकार के लिए क्या चाहिए? राज्य होने चाहिए। राज्य अगर नहीं रहेगा तो किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। सभी एक दूसरे पर अपना अधिकार थोपने के चक्कर में लड़ जाएंगे। सभी एक दूसरे के अधिकारों को वायलेट करेंगे, उल्लंघन कर देंगे। तो सबसे पहले आता है चेतना। चेतना के बाद स्वतंत्रता चेतना के लिए चाहिए। स्वतंत्रता के लिए अधिकार चाहिए। अधिकार के लिए राज्य की आवश्यकता है। यानी ग्रीन के बारे में बार्कर का ये कथन है। ग्रीन के स्टेटमेंट को क्लियर करते हुए बार्कर ने कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता में निहित है। स्वतंत्रता में अधिकार की जरूरत है और अधिकार के लिए राज्य की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक ने इस विचार का समर्थन किया। किस विचार का समर्थन किया? संवैधानिक सरकार, या यूं कह लीजिए सीमित सरकार। जैसा कि आप जानते हैं 1688 की क्रांति का दार्शनिक कौन? लॉक। तो 1688 की क्रांति में यही हुआ था कि राजा की शक्तियों पर संविधान का अंकुश लगा दिया गया था। तो सरकार कैसी हो गई थी? संवैधानिक सरकार, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? वही स्टेटमेंट रूसो। सामान्य इच्छा का यदि आप पालन नहीं करेंगे, जैसे कि हम कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपको नकल नहीं करना है,
आप कह रहे हैं नकल करना है, और ये सामान्य इच्छा होती है कि नए एग्ज़ाम में नकल नहीं करना है, तो आपको हम बाध्य करेंगे कि आप नकल न कर पाएँ, बिना नकल के आप एग्ज़ाम दें। रूसो यही बात बताता है, सामान्य इच्छा का अनुपालन जो नहीं करेगा उसे से बाध्यकारी ढंग से ज़बरदस्ती पालन कराया जाएगा। यानी सामान्य इच्छा का अनुपालन करके ही आप स्वतंत्र हो सकते हैं, तो सामान्य इच्छा का अनुपालन हम कराएंगे ताकि आप स्वतंत्र हो सकें, यानी व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। रूसो इसको बोलता है। दैट्स ऑल। और बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे लिया जाएगा, और आप अपने कमेंट ज़रूर दें ताकि मालूम हो सके कि हाँ, इससे आपको बेनिफिट, लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके।